जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश पेडागोजी अभी तक छुट्टी है, आपने तैयार नहीं कर पाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंगल वीडियो आपका 2024 में तीनों जो पेपर हुए थे उनके सभी क्वेश्चन हम यहां पर लेके आए हैं। और इतना ही नहीं, जो थ्योरी छूट जाती है, जो कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं, वो जितने भी कॉन्सेप्ट इंग्लिश पेडागोजी में बनते हैं वो सभी कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही अच्छे से यहां पर रखे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके ये 15 नंबर हैं, बहुत ही कीमती है लैंग्वेज के, और यहां से आपके नहीं छूटेंगे। और इवन दो सेकेंड लैंग्वेज आपने चूज कर रखी होगी उसके भी यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप ये क्लास बस देखिए पेशेंस के साथ और आपको खुद लगने लगेगा थोड़ी ही देर में कि हाँ वास्तव में ऐसा कुछ है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। लैंग्वेज में सबसे पहली बात यही आती है कि लैंग्वेज को अगर नेचुरली सीखा जाता है ना, बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के, सिस्टमेटिक प्रैक्टिस से लैंग्वेज नहीं सीखी जा रही। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि नेचुरली सीखी जा रही है, तो ऐसी लैंग्वेज सीखने को क्या कहते हैं। देखिए आप भी लैंग्वेज के मामले में जानते होंगे कि लैंग्वेज को सीखना दो तरह से होता है। एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, और दूसरा होता है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट में रहकर अपने आस पड़ोस परिवार से भाषा को बड़े ही सहज तरीके से सीखते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के, तो उस तरह की भाषा सीखने को लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। और ये सबकॉन्शियसली होती है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि क्या बहुत इसमें प्रयास करना पड़ता है, नहीं प्रयास करना पड़ता है, ये आपको पता भी नहीं चलता और यहां पर आप लैंग्वेज सीख चुके होते हो, सबकॉन्शियसली होती है। तो आप देख भी रहे होंगे इस डायग्राम में किस तरह से यहां पर चीजें हो रही हैं। यहां पर ग्रुप में लोग बात कर रहे हैं और ये हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं, ये सब चीजें हैं, इनको बहुत ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जब नेचुरल एनवायरनमेंट में आप भाषा को सीखते हैं, चाहे हिंदी में आए या संस्कृत में आए या इंग्लिश में आए, यही रहेगा भाषा अधिग्रहण। दूसरा होता है लैंग्वेज को जो लर्न किया जाता है, वो जब हम स्पेशली यहां पर मदर टंग की बात होती है, लेकिन जब लैंग्वेज लर्निंग की बात आती है तो यहां पर हम प्रयास पूर्वक एक व्यवस्थित ढंग से, और स्पेशली हम बात करें तो एक कक्षा जो हमारी कक्षाएं होती हैं ना, फंडामेंटल क्लासेस होती हैं, उनको अटेंड करके जब भाषा को प्रॉपर तरीके से सीखते हैं तो उसे ही लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। मोस्टली यहां पर फॉरेन लैंग्वेज को या सेकेंड लैंग्वेज को सीखा जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर क्या है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिना सिस्टमेटिक तरीके से सीखा जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे, सॉरी लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टू मेजर टाइप्स ऑफ असेसमेंट। देखिए आपने असेसमेंट के बारे में सुना होगा, बहुत क्वेश्चन बनता है, चाहे आपका किसी भी तरह की पेडागोजी, मैथ्स की भी हो या फिर आपकी लैंग्वेज पेडागोजी हो, असेसमेंट से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो असेसमेंट बेसिकली दो तरह का होता है, जिसकी यहाँ पर बात की जाती है वो दो तरह का होता है। एक होता है समेटिव असेसमेंट, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जब आप जो भी सिखाया जाना है उस सिखाए जाने के बाद में एक प्रॉपर तरीके से मानक पेपर तैयार करके असेसमेंट कराते हैं, तो उसे हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। देखिए आप एग्जाम हॉल में जाते हैं ना और पूरी साल भर सेमेस्टर भर पढ़ाई करते हैं और तब आप पेपर को देते हैं, तो इसे कहते हैं समेटिव असेसमेंट। किस तरह से उसमें आपको डिग्री वगैरह और ये सब मिलता है, रिवार्ड वगैरह। और जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो भी चीज सिखाई जानी है उस सिखाए जाने टाइम के दौरान, ड्यूरिंग लर्निंग जो असेसमेंट होता है उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीजन होता है कि कहां पर लर्निंग गैप छूट रहा है। आपने सीखने से पहले कुछ लर्निंग आउटकम्स निर्धारित कर रखे होंगे, कुछ अपने गोल सेट कर रखे होंगे कि हमें ये चीज आज सिखानी है, तो उन गोल्स में कहां पर दिक्कत आ रही है उनका पता लगाने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट ये किया जाता है। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है पूरा पढ़ा लिया इसके बाद में एक परीक्षा ली। ये परीक्षा के दौरान, यानी हम कह सकते हैं कि पढ़ाई के दौरान किया जाने वाला जो असेसमेंट होता है उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, लर्निंग फॉर असेसमेंट, और ये होता है लर्निंग ऑफ असेसमेंट, यानी सीखने का मूल्यांकन, ये जो सीखा जा रहा है उसका मूल्यांकन। कहां पर दिक्कतें आ रही हैं तो टीचर भी अपनी यहां पर स्ट्रेटजी में सुधार करता है। ठीक है, तो वही सब चीजें यहां पर आपको मिलेंगी। तो ये क्या था, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टू मेजर टाइप्स ऑफ असेसमेंट। चलिए बात कर लेते हैं। यहां पर क्या है, समेटिव असेसमेंट इज अबाउट द सम टोटल ऑफ एवरी फॉर्म ऑफ असेसमेंट थ्रू द ईयर। थ्रू द ईयर मतलब समेटिव होता है, ये ऐसा कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, लास्ट में किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट गोज ऑन कंटिन्यूसली चलता है। कौन सा, फॉर्मेटिव असेसमेंट
थ्रू द लर्निंग फेज, पूरे लर्निंग फेज में कंटिन्यूसली चलने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव, है ना। ये कुछ बनाने के लिए होता है और ये तो लास्ट में समरी के टाइम पर किया जाता है। तो आप भी कह सकते हैं कुछ अच्छा बनाने के लिए कि शिक्षण को और अच्छा कैसे बनाया जाए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और पूरा समरी आप पता करते हो कि हमने जो सिखाया वो कैसा रहा, इसके लिए आप क्या करते हो, समेटिव असेसमेंट करते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, ऑफ, यहां पर कुछ अप्रोचेस दिए हैं, इज दैट, उस अप्रोच में क्या होना चाहिए, लर्नर्स, क्या होना चाहिए, लर्नर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली, जहां पर जो सीखने वाले होते हैं वो प्रॉब्लम को कलेक्टिवली सॉल्व करते हैं, मतलब मिलजुल कर सॉल्व करते हैं, ईदर इन पेयर, या तो जोड़े में, और इन अ ग्रुप, या एक ग्रुप में सॉल्व करते हैं। तो आप भी जानते होंगे इस तरह की अप्रोच क्या कहलाती है, इसे कहते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। जब आप कम्युनिटी में रहकर, एक दूसरे के साथ रहकर भाषा या किसी भी चीज में, भाषा में कुछ सीखते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो चारों दी, ये तो ऑप्शन हो ही जाएगा, और यहां पर जो चारों दिए उनको थोड़ा सा हम यहां पर और कर लेते हैं अच्छे से। देखिए यहां पर ये अप्रोचेज हैं जो आपके हर हाल में एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम लोग देख के चलते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच आपको दिख भी रहा होगा, जब लैंग्वेज के पैटर्न को, सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, इस तरह से एक फॉर्मेशन होता है, इसका एक पैटर्न होता है। तो स्ट्रक्चर को किसके, आप व्याकरण के स्ट्रक्चर को, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को बहुत कायदे से पढ़ाया जाता है, इस तरह से जब लैंग्वेज सिखाई जाती है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं होल लैंग्वेज अप्रोच। होल लैंग्वेज अप्रोच ये होती है, यहां पर आपको जरूरी नहीं कि ग्रामर के रूल्स बताए जाएं पहले, या जरूरी नहीं पहले वोकैब्स पढ़ाए जाए, यहां पर भाषा को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि यहां पर कहानियां दे दी जाएंगी, बहुत सारी पोएम्स होंगी, तो उन पोएम्स और कहानियों से आप वोकैब्स भी सीखेंगे, आप पैटर्न को भी सीखेंगे, आप ग्रामर भी सीखते हुए चलेंगे, और साथ के साथ आप वहां से मतलब सेट ऑफ पैटर्न्स, जो क्वेश्चंस का, जो सेंटेंसेस का बनता है, उनको भी सीखेंगे। तो इसे कहते हैं होल लैंग्वेज अप्रोच, जब पूरी लैंग्वेज को आप एक ही वे में सीखते हैं। कोई ऐसा नहीं करते पहले लेटर सीखते हैं, फिर वर्ड सीखते हैं, फिर सेंटेंस सीखते हैं, इस तरह से नहीं, बल्कि पूरी लैंग्वेज को एक तरह से सीखते हैं, मतलब फुल लैंग्वेज आप भाषा को पूर्ण रूप से सीखते हैं। यहां पर देखिए क्या होता है, देखिए वही यहां पर दिख भी रहा है कि स्टोरी एक टीचर पढ़ रही है, तो उससे बहुत सारी चीजें वो सिखाएगी आगे चलकर, या सीख जाएंगे बच्चे। बिहेवियरिस्ट अप्रोच क्या कहती है, व्यवहारवाद कहते ही है कि प्रयास करो और बार बार प्रयास करो, ड्रिल करो, और इसके बाद आपके अगर आप अच्छा कर लोगे तो आपको रिइंफोर्समेंट मिलेगा। तो वही है, यहाँ पर ड्रिलिंग के माध्यम से लैंग्वेज को सीखा जाता है। स्पेशली यहाँ पर रिपीटिशन और रिइंफोर्समेंट की बात की जाती है। आप रिपीटिवली जब बहुत सारी चीजों को करते हैं, है ना, जितने भी व्यवहारवादी थे वो रिपीटिशन पे जोर देते थे कि बार बार करोगे तो आप सीख जाओगे, आपके व्यवहार में वो चीज आ जाएगी, और फिर आपको उसका रिइंफोर्समेंट मिलेगा, उसके बदले कुछ ना कुछ इंपिटस या कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आप सीखने वाली प्रक्रिया को और अच्छा करोगे। तो ये होता है बिहेवियरिस्ट अप्रोच। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, आप भी समझते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच होती है जब भाषा को सहज रूप में अपने आसपास पड़ोस वातावरण में लोगों के साथ रह करके आप इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हो, तो उसे ही कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, अगर ये आ जाएगी तो लोगों के साथ, होल लैंग्वेज आ जाएगी तो मतलब भाषा को ऐसे नहीं तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ाना है उसको। अगर हमें हिंदी सिखानी है, इंग्लिश सिखानी है, तो एक स्टोरी ले लेंगे, एक पोएम ले लेंगे और उसको पढ़ेंगे, वहीं से भाषा के जितने आयाम हमें सिखाने, बच्चे को शब्द सिखाने हैं, सेंटेंस सिखाने, वो सब हम उसी से सिखा लेंगे। ठीक है, और बाकी ये स्ट्रक्चरल अप्रोच तो होगी कि लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ के यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह से ग्रामर बनी होती है, किस तरह से सेंटेंसेस वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा, तो लैंग्वेज ये कम्युनिकेटिव अप्रोच हो जाएगा कि जब कलेक्टिवली लोगों के साथ बैठकर सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला है क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स लर्न पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज। यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है, स्टूडेंट यहां पर क्या करते हैं, लर्न्स पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के पैटर्न को लर्न करते हैं बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंसेस, मॉडल सेंटेंसेस को रिपीट करके, है ना, यहां ध्यान रखना, मॉडल सेंटेंसेस को रिपीट करके उसके पैटर्न को लर्न करते हैं। दैट द टीचर प्रोवाइड, जो टीचर देता है। दे मेमोराइज सेट फ्रेजेस,
दे मेमोराइज, वो मेमोराइज करते हैं सेट फ्रेजेज, कुछ फ्रेजेज होती है ना कि इंग्लिश बोलने वाले में क्या कि जैसे इंग्लिश बोलनी है तो वहाँ पर क्या होता है कि आप पहले बात करना सीखोगे तो कुछ सेट ऑफ पैटर्न्स आपको याद होने चाहिए। जैसे जब कहीं पर आप ऑफिस में जाओगे तो किस तरह से बात करोगे, तो वो सेट ऑफ पैटर्न्स होता है कि हाय हेलो या पूरे सेंटेंसेस बना बना के आपको बताया जाता है। फ्रेजेज एंड रिसीव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और जब आप ऐसा बोलते हो तो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है फ्रॉम दियर टीचर, टीचर के द्वारा जो वो बता रहे हैं वो आप सीख रहे हो, है ना, तो फिर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है टीचर के द्वारा। व्हेन दे परफॉर्म द ड्रिल्स करेक्टली, जब वो ड्रिल्स को बार बार सही से करते हैं। द टीचर इज यूजिंग, यहां पर टीचर कौन सी अप्रोच को यूज कर रहा है, तो ये हमें अप्रोच बतानी है। कम्युनिकेटिव अप्रोच हो नहीं सकती है, पहले ना वाले हटा दीजिए। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो तो लोगों के बीच में बात करके होने वाली अप्रोच है, जब हम आराम से सहज रूप में लोगों से बात करके सीखते। टोटल फिजिकल अप्रोच हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? यहां पर अभी हम बताएंगे क्या होता है। टोटल फिजिकल अप्रोच होती है जैसे हमें बच्चों को जंप वर्ड सिखाना है, जंप, तो आप जंप बोल रहे हो तो उस टाइम पर बच्चे कूद कर दिखाएं, यानी वही एक्टिविटी करें जिस चीज को आप सिखा रहे हो। तो वहां पर लैंग्वेज को एक्शन के थ्रू सिखाया जाता है, उसको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है? देखिए स्ट्रक्चर्स यहां पर अभी हमने बताया था कि कुछ सेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिस बच्चों को सिखाए जाते हैं, जैसे भी लास्ट में हमने बताया था कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, और इसके बाद जो भी चीजें आती है, तो इस तरह से उनका क्या कलेक्टिवली रहता है वो सिखाया जाता है। यहां का जो हो जाएगा, जो पैटर्न प्रोवाइड कराया जा रहा है, मेमोराइज करा रहा है, वो हो जाएगा ऑडियो लिंगुअल मेथड। क्या हो जाएगा? ऑडियो लिंगुअल मेथड। देख लीजिए कैसे, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये चीज मिल जाएगी। देखिए ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या, सभी देख लीजिए आप। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में लैंग्वेज को, जिस सेकेंड लैंग्वेज को आप सिखाना चाह रहे हो, उस लैंग्वेज को उसी मतलब उसको ट्रांसलेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एज इट इज उसको सिखाना है जिस लैंग्वेज की बात हो रही है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, सेकेंड लैंग्वेज आपके लिए इंग्लिश है, तो इंग्लिश को एज इट इज सिखाया जाएगा। दिस इज एन एप्पल, तो बच्चा बोलेगा हाँ ये एप्पल ही है, इसको सेव नहीं बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। तो ये होता है, यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है डायरेक्ट मेथड में। वहीं पर इनडायरेक्ट जो मेथड होता है, रूल डिकोडिंग फोकस जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, वहां पर हमें जो टारगेट लैंग्वेज जो सिखानी है, उस टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग में ट्रांसलेट करके सिखाया जाता है। जैसे इंग्लिश सीखनी है और किसी की मदर टंग हिंदी है, तो इनडायरेक्ट मेथड में इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू सिखाया जाता है, तो इसे हम ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर ग्रामर ट्रांसलेशन, यही सेम है। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसी को ही इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। ये लिखा भी है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। आगे देखिए ऑडियो लिंगुअल मेथड, यही जो हम आपसे अभी कह रहे थे, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जो बोला जा रहा है, देखिए उसी को रिपीट किया जा रहा है। पहला ये क्वेश्चन जो था ना, उसी को रिपीट कर रहे हैं। दे मेमोराइज सेट फ्रेजेस एंड रिसीव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो उनको कहा जा रहा है रिपीट कर रहे हैं, तो वही रिपीट वाली जो कंडीशन होती है वो किसमें होती है? ऑडियो लिंगुअल मेथड में। यहाँ पर ड्रिल्स कराई जाती है, पैटर्न को सिखाया जाता है, और यही क्वेश्चन था पीछे वाला, अभी आप गौर से देख लेना बैठ करके। तो ये उसी को हम क्या कहते हैं? पैटर्न प्रैक्टिस कहते हैं। अब आ जाइए कम्युनिकेटिव मेथड, अभी हमने आपको बताया था। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड अभी बताया था। जब लैंग्वेज को आप फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से सिखाओ तो उसको कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टीपीआर मेथड कहते हैं, ठीक है। बाकी सब चर्चा हो ही चुकी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लर्नर्स आर मेमोराइजिंग ग्रामर। लर्नर्स होते हैं वो ग्रामर को क्या करते हैं? मेमोराइज करते हैं। मेमोराइजिंग ग्रामर, मेमोराइजिंग ग्रामर, ग्रामर को मेमोराइज करते हैं, रूल्स को मेमोराइज करते हैं, एंड वोकैबुलरी। देखिए रूल्स भी सीख रहे हैं और ग्रामर को भी सीख रहे हैं और वोकैब्स को भी सीख रहे हैं। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, और बहुत सारा काम करते हैं इन देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा में ये सब काम करते हैं। विच मेथड इज बीइंग यूज्ड बाय द टीचर इनटू हिज लैंग्वेज क्लास। आपको पता है ना कि मातृभाषा में कर रहे हैं, ग्रामर भी सिखा रहे हैं, वोकैब्स भी सिखा रहे हैं, तो ये सब कहाँ होता है? जो हमारी भारतीय कक्षाओं में प्रायः देखा जाता है, यानी ट्रांसलेशन मेथड, जिसे इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यही हो जाएगा। अभी बताया था आपको। कम्युनिकेटिव मेथड हो ही गया क्लियर, डायरेक्ट मेथड हो ही गया क्लियर। नेचुरल अप्रोच होती है भाषा को सीखने की सहज रूप से जो प्रक्रिया होती है, चाहे वो किसी आपके जो भी टीएलएम होता है, मटेरियल होता है लैंग्वेज को लेके, उन मटेरियल से जब बच्चा सहज रूप से, जो बाल साहित्य होता है उनसे जब भाषा को सीखता है, तो वो नेचुरल अप्रोच कहलाती है। उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला है, और टीचर प्रमोट्स ग्रुप डिस्कशन। एक टीचर है वो किस चीज को प्रमोट कर रहा है? ग्रुप डिस्कशन को प्रमोट कर रहा है, अच्छी बात है। एंड पीयर इंटरेक्शन, और साथियों के साथ इंटरेक्शन को भी बढ़ावा दे रहा है। आगे देखते हैं, इन हर क्लासरूम शी डज नॉट बोदर टू करेक्ट, उसे परवाह नहीं है क्या करने की? टू करेक्ट, कि वो करेक्ट करे स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन।
बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो टीचर वहां पर कतई टेंशन नहीं ले रही कि बच्चे गलत बात कर रहे हैं सही बात कर रहे हैं, इसमें उसका कोई फोकस नहीं है, बेसिकली कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं। शी इज यूजिंग, वो कौन सी पढ़ाने में अप्रोच यूज कर रही है, सबसे ज्यादा अप्रोच हुए मेथड हुए, ये तो आते ही आते हैं एग्जाम में ना, तो कौन सी अप्रोच को यूज कर रही है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट की जो अप्रोच होती है जिसे रचनावाद कहते हैं, वो रचनावादी अप्रोच को यूज कर रही है। इसका मतलब क्या होता है, रचनावादी कहता है, चाहे हमारे जीन पियाजे हो, वाइगोस्की सर हो, जॉन डीवी से शुरू हुई ये चीजें, ये कहते क्या है, ये रचनावाद ये कहता है कि बच्चे को सहज रूप से वातावरण में रहकर सीखने दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक एक्टिव लर्नर होता है, उस पर किसी भी तरह के सीखने को थोपा नहीं जा सकता है, और वही कंस्ट्रक्टिविस्ट की अप्रोच होती है। वही यहाँ पर कर रही है वो कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, पीयर इंटरेक्शन भी हो रहा है साथियों के साथ में, लेकिन वो बार बार टोक नहीं रही है। और वैसे भी पढ़ाने के समय पर टोकने से ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चे किस तरह से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उसको देखा जाए, ना कि बात बात पे अगर गलतियां कर भी रहे हैं तो उनको टोका जाए। टोकना हमेशा निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल मेथड, एक्लेक्टिक अप्रोच और स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच आपको बता चुके हैं, ट्रेडिशनल मेथड वही होता है, लेक्चर मेथड अभी बताएंगे आपको, लेक्चर मेथड होता है ना ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक्लेक्टिक अप्रोच होती है जब बहुत सारी अप्रोचेज को आप एक साथ लेके लर्निंग कराते हैं, टीचिंग करते हैं, तो उसे एक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में आपका कि एक्लेक्टिक अप्रोच क्या होती है, तो देख लीजिए थोड़ा सा। ट्रेडिशनल मेथड आपको पता होगा, गुरु शिष्य वाला, वही कि टीचर सेंटर्ड होता है, फोकस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग वहां पर जो होता है अध्ययन चलता है, और यहाँ पर मेमोराइजेशन पर जोर दिया जाता है। किस मेथड में, ट्रेडिशनल अप्रोच में, जिसको कि टीचर सेंटर्ड मेथड कहते हैं। क्लियर हो गया ये बात। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। अभी हमने आपको बताई है कि बच्चे को यहाँ पर रचनावादी माहौल में रखा जाता है, सुधार होता है, गलतियां होती हैं, लेकिन वो बार बार चीजें इधर उधर से सीख लेता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टोका टाकी नहीं होती है, और बच्चे अपने आंसर्स को स्वयं डिस्कवरी करते हैं ना, क्योंकि जीन पियाजे ने भी कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। यहाँ पर तो आपकी सीडीपी बहुत सारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर डिस्कवरी पे फोकस किया जाता है, कोलेबोरेशन एक दूसरे के साथ मिलकर के, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये अगर चीजें कहीं पर भी आए तो बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किया जाता है। किस मेथड में, स्ट्रक्चरल अप्रोच में, क्योंकि ये करने पर बल देती है कि आप खुद से करो। ठीक है, चलिए रचनावादी मनोवैज्ञानिकों की वो है। स्ट्रक्चरल अप्रोच अभी हमने बताया कि ग्रामर किस तरह से वर्क करती है, सेंटेंस है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इनका एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न सिखाया जाता है। रूल्स, एक विधिवत तरीके से भाषा को सिखाया जाता है, रूल्स हो गए, पैटर्न्स हो गया, ग्रामर ड्रिल्स हो गए, ये सब कराया जाता है, जैसा कि भारतीय कक्षाओं में होता है मोस्टली। तो उसे ही हम कौन सी अप्रोच कहते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इक्लेक्टिक अप्रोच। इक्लेक्टिक अप्रोच अभी हमने बताया था कि जब सभी चीजों को बच्चे के अनुसार किसी भी अप्रोच का आप यूज करो, जरूरी थोड़ी ना कि सामने वाला बच्चा कौन सी अप्रोच से ज्यादा अच्छे से सीखेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग अप्रोचेज में इधर से उधर आप इंटरचेंज कर लेते हो, तो उस तरह की अप्रोच को क्या बोलते हैं, इक्लेक्टिक अप्रोच बोलते हैं, और इसको बहुत मिक्स्ड मेथड अप्रोच भी बोला जाता है। ठीक है, और अच्छा समझा जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अ टीचर टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। एक टीचर है वो अंग्रेजी को एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ा रहा है टू हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट, और जो बच्चे हैं वो कौन से हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं, यानी हिंदी भाषी बच्चे हैं। प्रोवाइड देम कॉन्टेक्स्ट, उनको कॉन्टेक्स्ट देता है, संदर्भ, एंड अपॉर्चुनिटी देता है टू एंगेज इन लिटिल कन्वर्सेशन करने के लिए इन इंग्लिश विदाउट टेलिंग देम एक्सप्लिसिट रूल, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने के लिए, और उनको बिना किसी बहुत ज्यादा भारी भरकम रूल्स के। ठीक है, शी प्रेजेंट्स एग्जाम्पल्स बिफोर देम, वो उनके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं, विच दे यूज इन देयर कन्वर्सेशन, जिसको वो अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। ग्रेजुअली दे कम अप विद रूल्स ऑन देयर ओन विद द हेल्प ऑफ द टीचर। विच मॉडल अप्रोच डू यू थिंक द टीचर इज फॉलोइंग। आप बताइए यहाँ पर कौन सी अप्रोच यूज कर रहा है। कह रहा है यहाँ पर कि टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, लेकिन वो बच्चे कैसे हैं, हिंदी भाषी बच्चे, हिंदी स्पीकिंग के बच्चे हैं। प्रोवाइड देम कॉन्टेक्स्ट एंड अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन लिटिल कन्वर्सेशन, उनको कन्वर्सेशन करने के लिए प्रमोट कर रहा है, उनको उत्साहित कर रहा है कि कन्वर्सेशन कीजिए, किसमें, इंग्लिश में। तो कौन सी अप्रोच हो जाएगी, कम्युनिकेटिव अप्रोच। हमने कहा ना कम्युनिकेटिव अप्रोच, जब टीचर आपको खुला मौका दे अपने साथियों के साथ और जो भी आसपास के लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन करने का, तो उसे हम कौन सी अप्रोच कहते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन असेसमेंट, असेसमेंट के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखते हैं कौन सा ट्रू नहीं है। अभी आपको हमने बताया भी था कि सबमेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं। देखिए, इट प्रेजेंट्स कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। हमें गलत पता करना है कि किसके बारे में, असेसमेंट के बारे में, असेसमेंट के बारे में गलत कौन सा है, तो सही वाले अलग हो जाएंगे। तो इट प्रेजेंट्स असेसमेंट से होता है कंक्रीट एविडेंस, हमें एक कंक्रीट एविडेंस मिलता है बच्चों के बारे में, एक मूर्त साक्ष्य मिलता है ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, बिल्कुल मिलता है। जब आप एक असेसमेंट करते हो तो आपको एक डेटा प्राप्त होता है बच्चे के बारे में कि हाँ कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है, कितना लर्निंग गैप छूट रहा है, हमें कितना प्रयास करने की जरूरत है या कुछ अपनी टैक्टिक्स बदलने की जरूरत है, ये चीजें होती हैं। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। इट हेल्प टू इवेल्युएट द पेस ऑफ ए स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, क्यों नहीं, बच्चा किस तरह से किस गति से सीख रहा है इसका पता आप मूल्यांकन के माध्यम से ही लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्प करता है कि बच्चे की हमें प्रोग्रेस पता चले। अगला, इट कैन ओनली बी डन बाय द टीचर। क्या असेसमेंट केवल टीचर के द्वारा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट भी हो सकता है, पीयर असेसमेंट भी हो सकता है, टीचर द्वारा भी हो सकता है, इवन मतलब नॉन फिजिकल असेसमेंट भी हो सकता है, जैसे ऑनलाइन असेसमेंट वगैरह होते हैं। तो असेसमेंट कोई बंधा हुआ पहलू नहीं है कि मात्र टीचर ही असेसमेंट को करा सकता है, तो यही पॉइंट यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। बाकी इट प्रोवाइड्स अ हॉलिस्टिक व्यू, बच्चे के बारे में हॉलिस्टिक व्यू देता है स्टूडेंट प्रोग्रेस। बिल्कुल, जब आप असेसमेंट करते हैं तो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस किस ओर जा रही है उसके बारे में हमें पता चलता है, कितना वहां पर उसकी फीडबैक हमें मिलती है, क्या छूट रहा है, सब आपको पता है। कोई बहुत ज्यादा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कौन सा है जो कम्युनिकेटिव अप्रोच का फीचर नहीं है। हमने अभी आपको बताया था कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट में यूज करना। बिल्कुल, जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो कोई ना कोई मुद्दा होता है, जैसे आप स्पोर्ट पे बात करना चाह रहे हैं तो एक मुद्दा आपके सामने होगा ना, तभी तो आप बात करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ कॉन्टेक्स्ट के कॉन्टेक्चुअल आप बात करते हैं। डिस्कवरिंग रूल्स ऑफ ग्रामर इंस्टेड ऑफ टीचिंग एक्सप्लिसिटली, देखिए बिल्कुल सही है। आप जब बात करते तो डिस्कवर करते रूल्स को, हमने पहले ही बताया एक तरीका होता है रूल्स पहले बताओ और बाद में उसके बारे में जो भी है आप एग्जांपल्स दो, एक ये तरीका होता है। दूसरा होता है आप उसके सामने लैंग्वेज परफॉर्म करने की एक व्यवस्था करो, जैसे ना साहित्य हो गया, स्टोरीज हो गई, बातचीत हो गई, डिस्कशन हो गया, ये सब व्यवस्था करो और वहीं से वो नियम निकाल के लाएंगे। तो डिस्कवरिंग रूल्स ऑफ ग्रामर इंस्टेड ऑफ टीचिंग एक्सप्लिसिटी, टीचिंग एक्सप्लिसिटी का मतलब होता है कि आप बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही मौलिक होकर के मानक रूप में नियमों को पढ़ा रहे हैं, ग्रामर के नियमों को। तो सही बात है, हमें मानक होकर नहीं पढ़ाना, हमें डिस्कवरी करनी है रूल्स की। डेवलप, ये भी सही है, मतलब डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, बिल्कुल जब बच्चा बात करता है तो उसमें कम्युनिकेशन की एक कॉम्पिटेंस डेवलप होती है, बात करने का तरीका उसको पता चलता है। ठीक है, मोर फोकस ऑन फॉर्म देन फंक्शन, इस बात को समझिए और यही इसका गलत ऑप्शन है, मतलब यही इसका उत्तर है। कौन सा? चौथा। मोर फोकस ऑन फॉर्म पे फोकस करता है, फंक्शन पे नहीं। गलत कह रहा है ये। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होती है वो फंक्शन पे फोकस करती है, फॉर्म पे नहीं करती। फॉर्म दैट इज ग्रामर एंड रूल्स जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज, बट हियर वी टॉक अबाउट द फंक्शन व्हेन वी कम्युनिकेट टू समवन, तो वो जो होगी वो फंक्शनलिटी आएगी, है ना। तो फंक्शन सही है। तो यहां जबकि इस ऑप्शन में कह रहा है मोर फोकस ऑन फॉर्म, फोकस फॉर्म पे ज्यादा होता है, गलत है, फॉर्म पे नहीं होता है, फंक्शन पे गलत होता है। किस पे होता है? कम्युनिकेटिव अप्रोच में, है ना। स्पीड थोड़ी सी तेज आपको लग रही होगी, लेकिन जरूरी है आपकी लास्ट आवर स्टडी के लिए, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड रहेगी। बहुत बहुत ध्यान से इसको रखिए और ना तो स्पीड बढ़ाइए ना तो कुछ। इंग्लिश है तो थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़िए। हमने मेहनत की है इस PDF को बनाने में, और आपका अगर इतने ही आप देख लेते हैं इंग्लिश पेडागोजी में, आई एम डैम श्योर कि आपके 15 में से 13-14 नंबर किसी ने नहीं, मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो सही से इसको देख लेते हैं। बाकी पैसेज तो ऑलरेडी हमारा इंग्लिश पैसेज का एक मैराथन पड़ा हुआ है, कंबाइंड करके 4 पैसेज का मैराथन है, उसको भी देख सकते हैं। मैथ पेडागोजी का मैराथन चल रहा है, उसको देख सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी कैसी आपकी सीटेट के एग्जाम को लेकर होनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी वीडियो है, वो भी अच्छा चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं। और अगर आप पीछे जाएंगे, हिंदी का वीडियो कल पड़ जाएगा, हिंदी लैंग्वेज का जो पेडागोजी है, स्पेशली पेडागोजी बहुत ज़रूरी हो जाती है ना, क्योंकि वही मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारे एग्जाम का 90 मार्क्स डिसाइड होते हैं इंक्लूडिंग CDP, तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो
जाती है। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप आगे यूपी टेट भी पढ़ेंगे, सुपर टेट भी पढ़ेंगे, तो हो सकता है सी टेट भी आने वाली समय में आप एग्ज़ाम देना पड़े आपको। तो ये चीज़ें आपको, अगर टीचिंग रिलेटेड कुछ भी आपको आगे करने की सोच रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। होता इससे ये है कि आप जब शेयर करते हैं, लोगों तक रीच बढ़ती है चैनल की, तो जो वर्क यहाँ पर हो रहा होता है उसमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, उसको और अच्छे तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए और लाइक कर दीजिए सेशन को अगर अच्छा लग रहा हो। लाइक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। जब उसको देखते हैं कितने लोगों ने लाइक किया है तो एक इम्पेटस मिलता है हम लोगों को काम करने का। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ नहीं है तो अच्छा लग रहा है तो कुछ भी यार हर्ट वर्ट बना दीजिए। ठीक है, एक मिनट सिस्टम चेक कर लें। ठीक है, सिस्टम तो सही वर्क कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ फंक्शन यही वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ मेजर डोमेन ऑफ लर्निंग। देखिए लर्निंग के डोमेन जो थे वो बताए गए थे कि जो अधिगम के अनुच्छेद, ये देखिए अब आपका सीडीपी में भी वर्क करेगा, हर जगह वर्क करेगा ये क्वेश्चन। तो लर्निंग के डोमेन 3 बताए गए थे, एक होता है अफेक्टिव डोमेन, एक होता है साइकोमोटर डोमेन, एक होता है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, देखिए कॉग्निटिव डोमेन होता है जब संज्ञानात्मकता आपकी बढ़ती है, यानी सोचने, विचार करने, तर्क करने, इस तरह की क्षमताएं बढ़ती हैं तो उसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, मतलब आपका कॉग्निशन बढ़ रहा है। दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन, जब भावात्मक रूप से आपके मूल्य अंदर बढ़ते हैं, लोगों की मदद करने का आपके अंदर, मदर टेरेसा हो गई, कैसा उनके अंदर डोमेन बहुत अच्छा था, अफेक्टिव डोमेन था, लोगों के साथ महात्मा गांधी जी हो गए, तो ये लोगों के साथ कनेक्टिविटी आपकी बढ़ाने वाला जो डोमेन होता है, जो हर्ट टू हर्ट एक दूसरे से सिंपैथी, एम्पैथी, ये सब चीजें होती हैं, वो किस डोमेन में आती हैं, अफेक्टिव डोमेन में आती है ना। और साइकोमोटर डोमेन, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्ट होते हैं, सब साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड होते हैं, यानी इनको फिजिकल चीजें ही कर लेते हैं, मतलब कुछ भी काम करेंगे तो अपने शरीर द्वारा की हुई गतिविधियां जो होती हैं वो किस में आती है, साइकोमोटर डोमेन में आती है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, सोशियो कल्चरल डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका यहाँ पर दिया भी है, देखिए कॉग्निटिव डोमेन ये पढ़ाई लिखाई में है, अफेक्टिव डोमेन ये एक दूसरे रिलेशनशिप में अच्छा है, और साइकोमोटर डोमेन तो कुछ ना कुछ कारीगर है या कुछ कलाकार है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, When you go to teach, you find, जब आप पढ़ाने जाते हो, you find, आपको पता चलता है that the text book begins with rhymes, की जो टेक्स्ट बुक है वो राइम से शुरू हो रही है, पिक्चर से शुरू हो रही है, स्टोरी से शुरू हो रही है, एंड एंड्स विद अल्फाबेट से एंड हो रहा है उसका। विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट सजेस्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी। लैंग्वेज शिक्षण यानी भाषा शिक्षण में इस तरह की अप्रोच क्या कहलाती है, जब सबसे पहले क्या पढ़ाया गया, राइम्स, पिक्चर्स, स्टोरीज, ये चीजें दिखाई गई बच्चे को, इनसे उसको रूबरू कराया गया, और तब जाकर कहां पर खत्म हुआ जाके, तब हमने उसको लास्ट में वर्ण पढ़ाया जाके। वर्ण से शुरुआत नहीं की है, किससे शुरुआत की है, राइम से, कहानियों से, इनसे शुरुआत की। तो इस अप्रोच को कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा, टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। देखिए बॉटम अप अप्रोच पहले देखिए, बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है पहले आप साउंड सिखाएंगे, पहले आप साउंड सिखाएंगे, है ना, साउंड किसी चीज की सबसे पहली जो होती है ना, साउंड होती है, साउंड सिखाएंगे, फिर लेटर्स आप सिखाएंगे, लेटर्स से वर्ड बनते हैं। तो एक पैटर्न जो पहले फॉलो किया जाता था, पहले बच्चे को कहानियां नहीं सुनाई जाती थी पहले, हालांकि बहुत पहले तो ऐसा ही होता था, बीच में गड़बड़ हुआ। तो बीच में क्या होता था कि सबसे पहले जो भाषा की इकाई है वहां से शुरुआत करते थे और हम वाक्य तक जाते थे, वाक्य के बाद हम पैसेज और ऐसे कहानियों तक जाते थे। अब ऐसा नहीं होता है क्लासेज में। जो आज का एनईपी है, एनसीएफ है, वो ये कहता है कि बच्चे को होल लैंग्वेज अप्रोच, वही है ना, भाषा से परिचित कराओ, टुकड़ों से नहीं। तो होल लैंग्वेज अप्रोच इसी को कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, टॉप डाउन में सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स, ये सब जो पहले होता है तो बड़ी चीजें होती है, पूरी कहानी दे दी गई है उससे, या सेंटेंसेस दे दी गई, स्पेशली सेंटेंसेस से वर्ड्स निकाल के सिखाए जाते हैं, उनकी डिकोडिंग कराई जाती है, फिर उनसे लेटर्स यानी कि शब्द निकाले जाते हैं। तो ये चीज होती है, तो इसी को कहते हैं इक्लेक्टिक अप्रोच। अभी हमने बताया था क्या होता है, जब सभी मेथड्स को, अप्रोचेस को साथ लेकर पढ़ाया जाता है, उसे इक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं। और एस्थेटिक अप्रोच होती है कि इमोशन, क्रिएटिविटी, आर्ट और ब्यूटी को साथ लेकर जब लर्निंग कराई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एस्थेटिक अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा टॉप डाउन अप्रोच जो भी बताया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला है, व्हेन अ बिगिनर रीडर यूजेज हिज हर जर्नल, क्या है, जब कोई बिगिनर है, पढ़ने वाला बिगिनर है, और वो अपना जनरल नॉलेज यूज कर रहा है अबाउट द text theme, cultural aspects, etc. to make sense of the specific textual content, it is called, कौन सी अप्रोच कहलाती है, when a beginner reader uses his general knowledge about the text theme, cultural aspects and, मतलब है ना, कल्चरल एस्पेक्ट्स, ये सब आप समझ रहे होगे ना किस तरह से है वो टेक्स्ट थीम बेस है, कल्चर एस्पेक्ट्स बेस है, टू मेक सेंस
उससे वो सेंस निकाल रहा है स्पेसिफिक टेक्सचुअल कंटेंट का, जो भी टेक्सचुअल कंटेंट उनके सामने दिया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? टॉप अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, बॉटम डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। क्यों कहेंगे? फिर से समझ लीजिए इसको। देखिए अभी हमने बताया ना स्टोरीज, अभी क्या बताया था लास्ट वाले में? अभी बताया था स्टोरीज होती हैं, उसके सामने डायग्राम्स प्रस्तुत किए जाते हैं और बहुत सी ऐसे टीएलएम यूज़ किया जाता है जो कि बाल साहित्य से भरा हुआ होता है, वहाँ से भाषा को सिखाया जाता है। वही चीज़ है, टेक्स्ट थीम है, कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, और क्या इनसे सेंस निकाला जाता है भाषा की, उससे सेंस निकाल रहे हैं स्पेसिफिक टेक्सचुअल कंटेंट, जो उसमें कंटेंट यूज हुआ है, तब पता कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर वर्ड्स क्या यूज हुए हैं, शब्द क्या यूज हुए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीडिंग और राइटिंग P as B और 6 as 9 इज ए कॉमन एरर एमंग चिल्ड्रन। इस तरह की जो एरर होती है बड़ी कॉमन है बच्चों में, 6 को 9 पढ़ना, B को P पढ़ना, है ना, तो ये आप सभी जानते होंगे। इसको हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इतनी बार आया है कि आप भी जानते होंगे, अगर सीटेट से जरा सा भी जुड़े होंगे आप, तो आपको पता होगा कि डिसलेक्सिया कितनी बार पूछा गया है। जब पठन विकार होता है डिसलेक्सिया का मतलब, जब आप डिसलेक्सिया के बारे में क्वेश्चन और आता है कि क्या उसकी आईक्यू में कोई फर्क होता है या सीखने की क्षमता में कोई फर्क होता है डिसलेक्सिया की वजह से? ऐसा नहीं होता है। डिसलेक्सिया का बच्चा सिर्फ और सिर्फ जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने में उसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जब देखता है तो उसको चीजें वो सही से दिखाई नहीं देती। बाकी उसकी आईक्यू से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। बच्चा टॉप का भी हो सकता है, उसको भी डिसलेक्सिया हो सकती है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर कुछ देख लीजिए, जो मेन है वो लिखी हुई है। अफेजिया क्या होता है? भाषाघात होता है, जब किसी चोट वोट की वजह से या किसी एक्सीडेंट इंजरी की वजह से आपके ब्रेन में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जो भाषा का ब्रेन में जो पार्ट होता है, मतलब जो भाषा डिसाइड करने वाला पार्ट होता है एक्चुअली, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको भाषा समझने में, रीडिंग राइटिंग हर चीज में, भाषा संबंधी प्रत्येक चीज में समस्या हो, तो उसको अफेजिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अफेजिया। याद रखना, जरूरी नहीं हर समय डिसलेक्सिया ही आए, अफेजिया कहते हैं। डिसलेक्सिया आपको ऑलरेडी पता है, डिसलेक्सिया क्या होता है? डिफिकल्टी, हर तरह से आप पढ़ नहीं पाओगे तेजी से, क्योंकि आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, आप मतलब उसमें समझ नहीं पा रहे हो। आप बी को जब डी समझोगे तो कैसे कर पाओगे? ठीक है। डिसकैलकुलिया क्या होता है? रिलेटेड टू मैथ होता है, मैथ से संबंधित समस्या को डिसकैलकुलिया कहते हैं। ठीक है। डिस्ग्राफिया क्या कहते हैं? लेखन संबंधी, जो भाषा में लेखन संबंधी समस्या होती है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। स्टटरिंग होता है जब आप कैसे बोलते हैं, आप रुक रुक कर बोलते हैं, पढ़ने में फ्लुएंसी ना हो, है ना, तो लाना टाइप का स्टटरिंग, तो उसे ही स्टटरिंग कहते हैं। ठीक है। इंक्लूडिंग प्रोलॉन्ग, बहुत अटक अटक के रुक रुक के बोलना, तो उसे स्टटरिंग, स्पीच से रिलेटेड होता है। और एनोमिया होता है वर्ड फाइंडिंग, आप लेटर्स को नहीं समझ पाते हो, एनोमिया बोलते हैं उसको, है ना, आपको लेटर्स समझने में प्रॉब्लम आती है कि क्या लिखा है, तो ये दिक्कत एक भी इसके लिए होती है। ठीक है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। टू टीच टेंस इन योर क्लास, अपने क्लास में टेंस पढ़ाने के लिए यू यूज 2 पिक्चर्स, आप 2 पिक्चर्स यूज करते हो, 2 पिक्चर्स यूज करते हो ऑफ द सेम पर्सन, एक ही पर्सन की। 1 पिक्चर टेकन 15 ईयर्स एगो, एक पिक्चर जो है वो 15 साल पहले ली गई है, एंड अनदर जस्ट क्लिक, और एक अभी ली गई है। यू इनिशिएट अ टॉक इन द क्लास अबाउट हिज प्रेजेंट एंड द पास्ट, और तब आप दिखाते हो कि ये क्लास के सामने दिखाते हो कि ये 15 साल पहले की पिक्चर है और ये 15 साल यानी अभी की पिक्चर है। तो हिज अपीयरेंस, हिज हैबिट, नाउ यू आर यूजिंग, और उसके बारे में बताते हो कि किस तरह से पहले उसकी अपीयरेंस थी, उसकी हैबिट्स थी, और किस तरह से आज हैं। तो आप किस तरह की ग्रामर को यूज कर रहे हो। ठीक है। तो इसको कहेंगे पेडागोजिकल ग्रामर। समझा के पढ़ाई जाने वाली ग्रामर को पेडागोजिकल ग्रामर कहते हैं। ठीक है। तो बाकी इनके बारे में थोड़ा सा है वो आप देख लीजिए, पेडागोजिकल और देखिए प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आपको डॉक्टर ये बताता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उसे प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है। उसी तरह से प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर होती है फॉलो रूल्स व्हाट नॉट टू डू, रूल्स फॉलो करो, क्या नहीं करना है वो यहाँ पर बताया जाता है। ये चीज करेक्ट है, ये चीज इनकरेक्ट है, तो इसको प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। दूसरा देखिए स्ट्रक्चरल ग्रामर। स्ट्रक्चरल जो ग्रामर होती है वो ये बताती है कि स्ट्रक्चर को कैसे एनालाइज किया जाए, ग्रामर के स्ट्रक्चर को कैसे एनालाइज किया जाए और किस तरह से लैंग्वेज बनी हुई है, इस तरह की ग्रामर को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल ग्रामर कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर,
फॉलो रूल्स व्हाट नॉट टू डू, सेम चीज है। इसे सॉरी ये तो हो ही गई। पेडागोजिकल ग्रामर, पेडागोजिकल ग्रामर होता है जब समझा के चीजें बताई जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पेडागोजिकल ग्रामर कहते हैं। यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जाता है सीखने को। देखिए यहाँ पर कुछ सिखाना चाह रहे हैं वो, तो किस तरह से ग्राफ के द्वारा उसको पोर्ट्रेट कर दिया गया है कि चीजें आसानी से समझ में आए। तो जब चीजों को समझाने के लिए कुछ ऐसी चीजें टूल्स यूज किए जाते हैं जो कि शिक्षण को आसान बनाए, तो वहां पर कौन सी ग्रामर होती है, पेडागोजिकल ग्रामर होती है। और अगली है रूल बेस्ड ग्रामर। तो ये तो रूल बेस्ड ग्रामर आपको पता ही है कि टोटली इट्स डिपेंड ऑन द ग्रामर रूल्स, ठीक है, क्लियर फार्मूला लॉजिकल रूल्स पे डिपेंड करती है, उसे हम कहते हैं रूल बेस्ड ग्रामर। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मॉनिटर हाइपोथेसिस गिवन बाय स्टीफन क्रैशन। स्टीफन क्रैशन जो थे, उन्होंने जो लैंग्वेज को लेके कहा, तो उसमें कौन सी, इन चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्पेशली पहला ऑप्शन है, इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। जो इनकी थ्योरी थी, जो इन्होंने बोला था, वो लैंग्वेज की लर्निंग और एक्विजिशन पर है, बिल्कुल है। लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में ही इन्होंने बात की थी। दूसरा है, व्हाट इज एक्वायर्ड हेल्प्स इन मॉनिटरिंग व्हाट इज लर्नड। ये इस चीज को, इस पॉइंट को भी रहने देते हैं। द लर्नर कैन ओनली मॉनिटर इफ ही हैज इनफ टाइम एंड इनफ नॉलेज ऑफ द रूल्स। ये भी बात उन्होंने कही थी कि लर्नर्स मूल्यांकन खुद ही कर सकते हैं अगर उनके पास इनफ नॉलेज हो और रूल्स का नॉलेज हो, तो वो खुद ही मॉनिटर कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। और ये जो उन्होंने बात कही थी, वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में कही थी कि द्वितीय भाषा कैसे अधिग्रहित की जाती, कैसे सीखी जाती, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट जो गलत है, जो पूछा भी गया है गलत वाला, तो यही हो जाएगा। व्हाट इज एक्वायर्ड, जो एक्वायर्ड है, हेल्प्स, वो हमें मदद करता है इन मॉनिटरिंग व्हाट इज लर्नड, उस चीज को मॉनिटर करने में जो लर्नड है, जो सीखी गई। तो यही पॉइंट है इसमें, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, यही गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, Which of the following would not help in textual comprehension and vocabulary development? कौन सा ऐसा है जो टेक्सुअल comprehension को would not help in textual comprehension and vocabulary development? कौन सा ऐसा है जो comprehension और vocabulary development में help नहीं करता है? तो अल्फाबेट चार्ट है, वो नहीं हेल्प करेगा, क्योंकि अल्फाबेट चार्ट से आप vocabulary डेवलप नहीं कर सकते हैं और कोई ऐसा आपको कॉन्टेक्स्ट भी नहीं मिलता। कुछ हद तक आप अल्फाबेट चार्ट में अल्फाबेट दिया होगा, लेकिन वहां से कॉन्टेक्चुअल कोई भी चीज, संदर्भात्मक कोई भी चीज आपको नहीं मिल पाएगी, और कॉम्प्रहेंशन के लिए भी कुछ ऐसा नहीं मिल पाएगा। बाकी थीम मैप है, उससे भी आप सीख सकते हो। पिक्चर डिक्शनरीज है, वहां पर भी पिक्चर्स डिक्शनरी में पिक्चर्स के थ्रू बहुत सारी डेफिनेशन उनकी या उनके बारे में दिया होता है, तो सीख सकते हो। वर्ल्ड मैप वगैरह में भी चीज़ें आप सीख सकते हो, वहाँ पर भी बताया जाता है आपको, ठीक है। बट अल्फाबेट चार्ट बहुत ही सीमित है, बहुत ही छोटी चीज़ है, जिससे आप कंप्रहेंशन और वोकैब्स डेवलप नहीं कर सकते हो। यही इसका ऑप्शन हो भी जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। देखिए कौन सा स्टेटमेंट है तो नॉलेज को, स्किल्स को एंड एटीट्यूड्स को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। दैट स्टूडेंट शुड एक्वायर, कि स्टूडेंट को एक्वायर करना चाहिए बाय द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और कोर्स कम अंडर। देखिए अब सरल भाषा समझिए, यहाँ पर चारों ऑप्शन में कौन सी ऐसी चीज है जो ये बताती है कि शिक्षण के बाद में स्टूडेंट को क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज मिलनी चाहिए। कोई भी चीज का अगर शिक्षण कराया जाता है, टीचिंग कराई जाती है, तो उससे क्या हासिल होना चाहिए कि स्टूडेंट को, ये बात है। तो आपको पता होगा कि लर्निंग आउटकम्स होता है। उसे क्या बोलते हैं, लर्निंग आउटकम्स। एक शिक्षण के बाद जो पैरामीटर निर्धारित होते हैं, उससे जो पता लगता है कि हमने उद्देश्यों की कहाँ तक प्राप्ति की है, उसे ही लर्निंग आउटकम्स बोला जाता है। टीचिंग आउटकम्स क्या होता है, जो शिक्षक निर्धारित करता है कि आज बच्चों को हमें ये सिखाना है, चंद्रगण और सूर्यगण किस तरह से पढ़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, टीचिंग आउटकम्स। लेकिन लर्निंग आउटकम्स होता है कि जो बच्चे द्वारा जो निर्धारित किया गया था, उसके बाद जो बच्चे द्वारा प्राप्त किए गए, उस लक्ष्य में कितना प्राप्त किया गया है, उसे ही लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, ठीक है। न्यूमरेसी आउटकम्स जो होता है वो नंबर से रिलेटेड होता है, और फंडामेंटल लिटरेसी आउटकम्स होता है, जो फंडामेंटल लिटरेसी, इसका कोई बहुत वैसा कोई वर्ड नहीं है, बाकी लिटरेसी से रिलेटेड है कि हाँ आप भाषा को या किसी चीज को कितना सीख पाए हैं, ठीक है। तो बस यही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा दिया भी है यहाँ पर। देखिए टीचिंग आउटकम्स क्या होते हैं कि इसको ईडी सिखानी है, ये इसने डिसाइड किया है, और स्टूडेंट ने क्या किया, उसने ईडी को सीख लिया है, तो ये लर्निंग आउटकम हो गया, ठीक है। बाकी फाउंडेशनल लिटरेसी यही होता है कि बच्चा सीख क्या रहा है, साउंड है, सिंपल वर्ड्स हैं, वो जो सीख रहा है उसको बोला गया। नेक्स्ट देखिए, दिस रीडिंग हैज सर्टेन लर्निंग एम्स। ये रीडिंग जो होती है, इसके कुछ सर्टिंग, बहुत ध्यान देना, दिस रीडिंग हैज सर्टेन लर्निंग एम्स, इसके कुछ लर्निंग एम्स होते हैं, टास्क होते हैं। लर्नर्स आर सपोज टू रीड द
टेक्स्ट इन डिटेल विथ कॉन्संट्रेशन। यहाँ पर बच्चा जो पढ़ता है वो कॉन्संट्रेशन के साथ पढ़ता है, डिटेल में पढ़ता है, एंड ड्यू केयर, और पूरी केयर के साथ पढ़ता है। ऐसे पढ़ने को क्या कहते हैं? कितनी बार रीडिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अलग अलग तरह की रीडिंग होती है। यहाँ पर रीडिंग की जो बात हो रही है वो डिटेल में पढ़ने को हो रही है, कॉन्संट्रेशन के साथ हो रही है, ड्यू केयर के साथ हो रही है। तो ऐसे पढ़ने को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम क्या? इंटेंसिव रीडिंग। क्या कहते हैं? इंटेंसिव रीडिंग। देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में आगे, इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है। इंटेंसिव रीडिंग ये चल रही है जहां पर बच्चे को जो चीजें फाइंड आउट करनी है, जो पता लगाना है, गहनता के साथ जब कोई अध्ययन करता है तो उसे इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, है ना। कुछ भी आपको पता करना। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? जब आपको ढेर सारा पढ़ना है, वहां पर यहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है, यहाँ पर क्वांटिटी मैटर करती है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है जब आपको बहुत सारा पढ़ना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। जैसे आज ही हमें ये 5 किताबें खत्म करनी है, मॉडल पेपर खत्म करने, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग में चला जाएगा। प्लेजर रीडिंग क्या होता है? जब आप मौज मस्ती के लिए आराम से लेट गए समुद्र के किनारे और नॉवेल लेकर पढ़ने लगे, तो इसे क्या कहते हैं? प्लेजर रीडिंग कहते हैं। दूसरा है गाइडेड रीडिंग। जब टीचर बच्चों को रीडिंग कराता है किसी पर्पज के लिए, तो टीचर सपोर्ट जहां पर होता है, तो उस तरह की लर्निंग को गाइडेड लर्निंग कहा जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये 2 याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच जेनर ऑफ स्टोरीज आर द मोस्ट रिलेवेंट। स्टोरी का कौन सा जेनर है जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है टू प्रोपोगेट, क्या प्रोपोगेट करने के लिए? मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता और मल्टीकल्चरलिज्म और बहुसांस्कृतिकता। कौन सी ऐसी यहाँ पर चारों चीजों में है जिससे कि बहुभाषिता और बहुसांस्कृतिकता डेवलप होती है? तो कहां पर डेवलप होगी बताइए? ऑटोबायोग्राफी में क्या संस्कृत से क्या लेना देना है? अपने बारे में खुद ही लेखक लिख रहा है, तो उसकी जिंदगी में इतना आपको मल्टीलिंगुअलिज्म और मल्टी कल्चर कहाँ से मिल जाएगा? भाई एक व्यक्ति विशेष है तो उसके बारे में आपको कितना बहुभाषिता कहाँ से मिल जाएगी? नहीं होगा। साइंस फिक्शन की बात करें तो ये भी फिक्शन पर आधारित होती है, इमेजिनेशन पर आधारित होते हैं। कल्चर का यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल कुछ भी नहीं होता है। आप फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचरिस्टिक सोच की बात करते हैं, तो उसे हम साइंस फिक्शन कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है लेंथी टेल। लेंथी टेल से कोई लेना देना। फोक टेल, हमेशा याद रखना, जो हमारी जो फोक टेल्स होती हैं वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आने वाली स्टोरीज होती हैं। इनमें संस्कृति होती है और भाषा भी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। मल्टीलिंगुअलिज्म जो यहाँ जिसकी बात की जा रही है, तो यही फोकटेल्स हो जाएगा। बहुत अच्छा समझा जाता है मल्टीलिंगुअल इसको, फोकटेल्स को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू राइट अ पैराग्राफ। एक टीचर अपने बच्चों से कहता है कि पैराग्राफ लिखिए, और किस पर लिखिए? वाटर पर लिखिए। एक पैराग्राफ लिखिए और वाटर पर लिखिए। किस पर लिखिए? वाटर पर। देन द लर्नर्स स्टार्ट डिस्कसिंग। तब लर्नर जो होते हैं वो डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। दे हैव बीन टॉट इन साइंस, जो उनको विज्ञान में पढ़ाया गया था, एंड सोशल साइंस, और सोशल साइंस के क्लास में पढ़ाया गया था। देन दे बिगिन टू राइट अ पैराग्राफ ऑन वाटर। तब वो वाटर पे पैराग्राफ लिखने लगते। सीधी सी बात है, पैराग्राफ लिखने को कहा गया वाटर पे, तो उन्होंने क्या डिस्कशन करना शुरू कर दिया बच्चों ने कि हमें साइंस में वाटर के बारे में क्या पढ़ाया गया था, एसएसटी में वाटर के बारे में क्या पढ़ाया गया था, या क्या चर्चा हुई थी। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है? ये पढ़ने का किस तरह का, इसको बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपकी पेडागोजी में। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, जब भाषा आपके करिकुलम में हर जगह छाई रहती है। आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपकी अगर साइंस भी इंग्लिश में है, तो केवल जब साइंस आप पढ़ते हैं तो साइंस को ही नहीं पढ़ते हैं, वहां पर आप लैंग्वेज भी सीख रहे होते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में है। बात समझिए मेरी जो हम कहना चाह रहे हैं। तो पानी केवल एक सब्जेक्ट के बारे में अकेले नहीं है, उस पर हिंदी में निबंध भी लिखने का आ सकता है, तो साइंस में उसकी प्रॉपर्टीज की चर्चा हो सकती है, तो पानी की समस्या से संबंधित एसएसटी में चर्चा हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब किसी पॉइंट को करिकुलम के अन्य सब्जेक्ट्स में मिलाकर के देखा जाता है, तो उसको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। चिल्ड्रन की जो बाल साहित्य होता है, आपको पता होना चाहिए बाल साहित्य कितना इंपॉर्टेंट होता है। चिल्ड्रंस लिटरेचर के बारे में कौन सी चीज है जो डिजायरेबल नहीं है, मतलब कौन सा पॉइंट है जो गलत है, सीधा समझिए। ये डिजायरेबल नए नए वर्ड जो आ रहे हैं, इनका मतलब है कौन सा निगेटिव है, नो है। तो देखिए एक्सप्लिसिट मोरल वैल्यूज, यही नो है, यही है पॉइंट जो गलत है। अभी बताएंगे इसके बारे में। बाकी देखिए, बिग फॉन्ट साइज, क्या बाल साहित्य में बिग फॉन्ट साइज नहीं होनी चाहिए? बड़ा बड़ा नहीं लिखा होना चाहिए, बिल्कुल लिखा होना चाहिए, अच्छा लिखा होना चाहिए, बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए, कलरफुल लिखा होना चाहिए, फेमिलियर वर्ड्स होने चाहिए। वर्ड्स क्या बहुत ज़्यादा ऐसे होने चाहिए जो
डिक्शनरी में देखो तभी पता चले, नहीं, फेमिलियर वर्ड होने चाहिए बच्चों के से रिलेटेड। अट्रैक्टिव पिक्चर्स, पिक्चर्स अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, बच्चों को वो आनंदित करेंगी और आकर्षित भी करेंगी। एनिमल कैरेक्टर्स, बच्चों के लिए एनिमल कैरेक्टर्स शुरू से ही बहुत ज़्यादा लुभावने रहे हैं, तो साहित्य में इनको समावेश किया जाता है, इसीलिए इनको इंक्लूड किया जाता है। एक्सप्लिसिट मोरल वैल्यूज का मतलब होता है, देखिए मोरल वैल्यूज सिखाना तो अच्छी बात है, बट ये जो होनी चाहिए, इट शुड बी इंटरनल, ये इंटरनल होनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए। लेकिन जब आप उनको बहुत ज्यादा बने बनाए नियम बताने लगते हो समाज के नियम मतलब क्या होते हैं, बड़ों का आदर ही करना है, गुरु की बात ही माननी है, और जो भी कभी झूठ नहीं बोलना है, तो इस तरह की जो मोरल वैल्यूज होती हैं जो बिल्कुल समाज ने पहले बांध रखी है, वो किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से नहीं है, समाज ने डिसाइड कर रखी है, ऐसे नैतिक मूल्यों को एक्सप्लिसिट मोरल वैल्यूज कहा जाता है। सही होती है एक स्तर तक, समाज के लिए सही होती है, बट अगर हम एक बच्चे के हिसाब से देखेंगे, इंडिविजुअल एक बच्चे, छोटे बच्चे के हिसाब देखेंगे, तो ये चीज निगेटिव की ओर ले जाएगी। तो बाकी ये सब चीजें बाल साहित्य में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला है, यू एज अ टीचर फाइंड दैट द लैंग्वेज यूज्ड इन अ लेसन इज वेरी डिफिकल्ट। आप एक टीचर के हिसाब से देखते हैं, नाते देखते हैं कि लैंग्वेज जो यूज की जा रही है वो कैसी है, बहुत डिफिकल्ट है फॉर योर लर्नर्स, आपके लर्नर्स के लिए। यू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज एंड एड ऑल्सो मेक सर्टेन चेंजेस। आप लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करते हैं, आप क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और बल्कि कुछ उसमें सर्टेन चेंजेस भी कर देते हैं इन द कंटेंट टू सूट योर लर्नर्स, कि आपके लर्नर्स उसको समझ पाए। व्हाट यू हैव डन इज कॉल्ड, इस तरह के जो आपने एक टीचर ने किया है भाषा को और ज़्यादा सरल बच्चों के लिए बनाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, उसको एडॉप्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एडॉप्टिंग कहते हैं। एडॉप्टिंग का मतलब होता है जब आप बच्चों के हिसाब से सिखाए जाने वाली चीज़ में परिवर्तन कर देते हो, सहज बना देते हो, रणनीतियाँ बदल देते हो, तो उसको एडॉप्टिंग कहा जाता है। और एडाप्टेशन क्या होता है, एडाप्टेशन होता है जब जैसा दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में या जैसा आपको पढ़ाना है वैसा ही आप पढ़ा रहे हो, वन साइज फिट ऑल, सबके लिए एक तरह का अध्ययन करा रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडॉप्टिंग कहते हैं। सॉरी, इसको, ये क्या क्वेश्चन था, एक सेकंड रुक जाना, हाँ ये सॉरी, ये एडाप्टेशन हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा करो, ये एडाप्टेशन हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक, ये एडाप्टेशन हो जाएगा, जो चेंजमेंट होता है उसको एडाप्टेशन कहते हैं, और वैसे का वैसा, जस का तस, उसको हम क्या कहते हैं, एडॉप्टिंग कहते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट, तो ये आई थिंक हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम। कौन सा ऐसा है, इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, और चाहे वो अगर सभी सेक्शन की बात करेंगे, क्रॉस ऑल द सेक्शंस, तो आपको वहां पर ज्यादा ही मिल जाएंगे कुछ, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम, कौन सा ऐसा है जो इंक्लूसिव क्लासरूम को, आप बस ना ही मान लो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ कि कौन सा है जो उसको समाहित नहीं करता है। गिविंग टीम टास्क, क्या टीम टास्क आप देंगे तो क्या इंक्लूसिव एजुकेशन की ओर ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा। आप कई लोगों को साथ में लेकर के काम कर रहे हो तो इंक्लूसिव एजुकेशन हो गई। आगे देखिए, एडॉप्टिंग, आप एडॉप्ट कर रहे हो मल्टीलिंगुअल अप्रोच, आप मल्टीलिंगुअल अप्रोच यूज कर रहे हो, रुक जाइए थोड़ा सा। हैविंग सम स्टूडेंट्स एज मॉनिटर्स इन द क्लास, आप कुछ बच्चों को, सम स्टूडेंट्स को कक्षा का मॉनिटर बना रहे हैं, तो यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, यहाँ पर चीजें सबको साथ लेकर चलने वाली नहीं हो रही हैं, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी दूसरा देखिए, पीयर ग्रुप, फिर से पीयर ग्रुप बना रहे हो, अच्छा कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो, फीडबैक ले रहे हो सिस्टम से, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्सा है, पहला इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्सा ये भी। ये क्या, एडॉप्टिंग अ मल्टीलिंगुअल, आप मल्टीलिंगुअल अप्रोच ले रहे हो, बहुभाषिता जब समाहित की जाती तो उसको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत ही रखा जाता है। कोई भी भाषा बोलने वाला है, आप उसको साथ लेकर चल रहे हो, दैट मीन्स आप इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, हमने आपको बताया था फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग चलता है, सुधार के लिए चलता है, अच्छा होता है, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो कौन सा इसके बारे में जो कथन है वो सही नहीं है, तो अ टर्म पेपर एट द एंड ऑफ द सेशन, देखिए यही गलत हो जाएगा। टर्म पेपर दे रहे हैं, हम एक पेपर बना के दे रहे हैं, टेक्स्ट पेपर दे रहे हैं, और कब, एंड ऑफ द सेशन। हमने कहा था एंड ऑफ द सेशन में कौन सा दिया जाता है, सम्मेटिव दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, सम्मेटिव दिया जाता है, और जबकि कौन सा है, फॉर्मेटिव है, तो बाकी ये सब सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरर एनालिसिस इज, एरर एनालिसिस आप कर रहे हो, है ना, जो गलतियां हो रही है उसको एनालाइज कर रहे हो, इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू लुक एट द गैप्स इन द लर्निंग, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप गैप्स समझ पाओ कि लर्निंग में कहाँ से गैप्स हो रहे हैं, तो बिकॉज, क्योंकि अब गलतियां देखने का मतलब क्या होता है, बस सीधी सी ये बात है, अगर आप बच्चों में गलतियां देखते हो कि उन्होंने जो काम किया उसमें जो गलतियां हैं वो आपको किस तरह से मदद करेंगी, आप गलतियों को आप किस नजरिए से देखते हो,
ठीक है। तो एरर्स आर अ विंडो इनटू द माइंड्स ऑफ द लर्नर, ये कहावत ही मान लीजिए आप, ये कहावत ही है कि गलतियां ही हमें बच्चों के दिमाग में झांकने का मौका देती हैं कि वो किस तरह से सोच रहे हैं। ये पता कैसे चलेगा, जब वो गलतियां करते हैं तो हम पता कर पाते हैं कि वास्तव में उसने किस नजरिए से सोचा होगा। क्योंकि सही बात अगर वो बता देंगे तो जाहिर सी बात है वो तो सबको ही पता है, लेकिन उसने किस नजरिए से सोचा, जब ऐसा उत्तर दिया तो उसके दिमाग में झांकने की विंडो होती है क्या, गलतियां। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इज नोन एज, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है वो जानी जाती है कैसे, लैंग्वेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से, लैंग्वेज यूज्ड फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन। यही ऑप्शन हो जाएगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, जो डे टू डे आप कन्वर्सेशन करते हो, लोगों के साथ में इंटरेक्शन करते हो, तो उसी को ही तो कम्युनिकेटिव अप्रोच भी कहते हैं और डे टू डे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है अ टीचर ब्रिंग्स रियल लाइव ऑब्जेक्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया और एक बार नहीं पूछा गया, कई बार पूछा गया। जब एक टीचर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स लाता है, जैसे कि अम्ब्रेला हुआ, रेनकोट हुआ, स्क्रू ड्राइवर हुआ, अपनी कक्षा में, शी आस्क्ड द लर्नर टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इन 2 to 3 सेंटेंसेस, और कहता है कि वो टीचर कहती है कि इन जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको 2 से 3 सेंटेंसेस में आप डिस्क्राइब कीजिए। तो द मटेरियल दैट इज द टीचर ब्रिंग इन द क्लास इज टेक्निकली कॉल्ड, इस तरह के मटेरियल जो क्लास में लाया गया उसको क्या कहते हैं, तो उसको रेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हू बहू मॉडल, इसको कहते हैं रेलिया, मतलब हू बहू मॉडल जो क्लास में लाए गए। ठीक है, लैंग्वेज इनपुट होता है जो भाषा में इनपुट मतलब जो दिया जाता है उसको, भाषा सीखने में ये कोई बहुत वैसा टर्म नहीं है जो पेडागोजिकल कोई टर्म नहीं है। ठीक है, ऐसे ही दे दिया गया है तो उससे कोई मतलब हमारा है नहीं। ठीक है, ये रेलिया होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिक्के हो गए, कुछ भी लाया है टीचर सिखाने के लिए तो वो एज ए रेलिया यूज किया जाएगा। असेसमेंट टूल्स, देखिए असेसमेंट टूल्स एंड प्रोसेसेस एट द फाउंडेशन स्टेज शुड बी डिजाइंड इन अ वे दैट, देखिए बच्चे का असेसमेंट करने जा रहे हैं और बच्चा फाउंडेशन स्टेज का है, तो वो जो डिजाइन की जाती है असेसमेंट टूल की, भाई टूल तो होगा ना, किससे आप असेसमेंट कर रहे हो तो कोई तो टूल आपने यूज किया होगा, तो वो कैसा होना चाहिए। देखिए एक्सप्लिसिट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन बिकम अप्रोप्रिएट फॉर लर्नर्स, देखते हैं अभी, दे बिकम अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल, ये पॉइंट क्या है, कैसा होना चाहिए ना, सभी एक पूछ रहे हैं ना यहाँ पर। असेसमेंट टूल्स एंड process at the foundation stage should be designed in a way that they become a natural extension of the child's learning experience। ठीक है, रुक जाइए। Learner's progress is described and analyzed with that of the overall class performance। ये गलत है, बताएंगे क्यों। A teacher may use common single method to assess, ये भी गलत है, बताएंगे भी क्यों। एक्सप्लिसिट टेस्ट, ये भी गलत है। अब आप समझ लीजिए, ये सही है। यहाँ पर एक असेसमेंट टूल है, वो कैसा होना चाहिए, दे बिकम अ नेचुरल एक्सटेंशन, उससे नेचुरल तरीके से एक्सटेंशन मिलना चाहिए ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग, जिससे कि बच्चे का हमें जो लर्निंग है उसके बारे में पता चले, एक्सपीरियंस जो अनुभव उसने किया है। तो ये नेचुरल एक्सटेंशन करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मानक रूप से तैयार कर दिया गया, एक्सप्लिसिट टेस्ट तैयार किया गया हो, इतना भयानक सा रूल बेस्ड तैयार किया गया हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर नहीं समझा जाता है, कम से कम फाउंडेशन स्टेज के बच्चों के लिए। अगला गलत क्यों हुआ था, लर्नर्स प्रोग्रेस इज डिस्क्राइब्ड एंड एनालाइज्ड विद दैट ऑफ द ओवरऑल क्लास। ओवरऑल किसी बच्चे का आप मूल्यांकन कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम पूरे कक्षा के सापेक्ष उसका मूल्यांकन देखेंगे, तो ये गलत बात हो गई, ये निगेटिव बात हो गई। ये कहाँ ले जाती है हमें, कंस्ट्रक्टिविस्ट सोच की ओर नहीं लेके जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। अ टीचर में यूज कॉमन सिंगल यूज, देखिए सिंगल मेथड टू असेस, आप सिंगल मेथड कैसे यूज कर सकते हैं असेस करने के लिए, सिंगल मेथड हो ही नहीं सकता है, आपको तो बच्चे के हिसाब से मेथड बदलने भी पड़ सकते हैं, तो ये भी इस तरह से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज, बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है और भाषा होती है, तो ये तो बहुत जरूरी है, दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं, इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड ए प्रोसेस ऑफ इमिटेशन। रुक जाइए, इज दैट एन इंडिविजुअल इज बॉर्न विद अ टूल टू मास्टर द लैंग्वेज। ठीक है, डेवलपमेंट बियर नो रिलेशनशिप, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अगला क्या है, इज क्लोजली रिलेटेड टू द कल्चर एंड द कम्युनिटी इन विच चिल्ड्रन लिव, यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पहले समझिए। कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट और भाषा में क्या संबंध है। आपको पता है भाषा को वाइगोत्स्की ने टूल कहा है, औजार कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि भाषा समाज में हमें प्राप्त होती है, जाहिर सी बात है, जो हमारा परिवेश होता है वहां से भाषा, जो हमें मातृभाषा मिलती है वहीं से मिलती है। वही कह रहा है इज क्लोजली रिलेटेड, रिलेटेड तो है, ये तो मान लो, ठीक है,
टू द कल्चर, कल्चर से रिलेटेड है, एंड द कम्युनिटी इन विच चिल्ड्रन लिव, जिसमें बच्चे रहते हैं। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, ये दोनों साथ साथ होते हैं। और कहाँ होते हैं? जिस वातावरण में वो रहते हैं, जिस एनवायरमेंट में वो रहते हैं। और ये पॉइंट इसका सही हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? डेवलपमेंट वियर नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप ऐसा हो ही नहीं सकता। संज्ञान का भाषा से संबंध ना हो, ये बात बिल्कुल गलत है। इज दैट एन इंडिविजुअल इज बॉर्न विद अ टूल टू मास्टर द लैंग्वेज, कि इंडिविजुअल जो पैदा हुआ है उसके अंदर टूल है टू मास्टर द लैंग्वेज। तो ये जो बात कह रहा कि उसके अंदर ऐसा टूल है कि वो लैंग्वेज पे मास्टर कर सकता है, नहीं, भाषा को सहज रूप से सीखा जाता है। इज रिलेटेड टू द, कितने लोग हैं जो बोल भी नहीं पाते, इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये व्यवहारवादियों की तरह बात कर रहा है, एंड प्रोसेस ऑफ इमिटेशन और कॉपी करने की बात कर रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज जिसको आप द्वितीय भाषा भी कहते हैं, तो उसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा इन चारों में से? बीइंग इन ए क्लासरूम वेयर यू कैन फोकस ऑन द ग्रामर एंड रिसीव। देखिए, आप क्लासरूम में बैठिए और वहां पर आप किस पे फोकस करिए? ग्रामर पे फोकस करिए, रिसीव फॉर्म टीचर, टीचर से पढ़िए आराम से। गलत हो जाएगा ना लैंग्वेज सीखने के लिए। बाय कांस्टेंट कांटेक्ट विद नेटिव स्पीकर इन देयर ओन सोसाइटी, अभी इसको हम बताते हैं। बाय रिपीटिंग एंड प्रैक्टिसिंग, रिपीट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, द डायलॉग्स, डायलॉग रिपीट प्रैक्टिस मेमोराइज कर रहे हो, तो क्या ये भाषा सीखने का कोई अच्छा मेथड है? नहीं, ऑडियो लिंगुअल मेथड ये अच्छा नहीं हो सकता है लैंग्वेज सीखने का। लैंग्वेज तो सरल रूप से सीखी जानी चाहिए। बाय ज्वाइनिंग अ स्पीकिंग कोर्स, स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लो, फ्रेंच बोलने लगो, नहीं, यही सही हो जाएगा। बाय कांस्टेंट कांटेक्ट, आप बराबर कांटेक्ट बनाए हुए हैं विद नेटिव स्पीकर, जो नेटिव स्पीकर है भाषा को बोलने वाले, इन दियर ओन सोसाइटी, उनकी ही सोसाइटी में आपको फ्रेंच बोलनी है, और आप फ्रेंच बोलने के लिए उन्हीं लोगों की जो सोसाइटी है उसमें आप रहते हैं जाकर, तो बताइए क्या इससे अच्छी कोई जगह हो सकती है उस भाषा को सीखने की? नहीं हो सकती है, और वही इस ऑप्शन में कहा भी जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, लैंग्वेज लर्निंग इज एन इंटेंसिव प्रोसेस, बिल्कुल बात सही है। लैंग्वेज जो लर्निंग है एक इंटेंसिव प्रोसेस है, दैट बिगिंस एट द बर्थ एंड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट? आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, आई पार्शली एग्री विद द, पार्शली तो हो गई नहीं, इनको तो दोनों को काट दीजिए। क्या कह रहा था क्वेश्चन? लैंग्वेज लर्निंग इज एन इंटेंसिव प्रोसेस दैट बिगिंस एट द बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। डू यू एग्री और डिसएग्री विद? आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है? अलॉन्ग विद प्रिंट बुक्स, किसके? देखिए, प्रिंट बुक्स की बात चल रही है, प्रिंटेड बुक्स की बात चल रही है, एंड ऑडियो बुक्स की बात चल रही है। द बुक्स दैट एंगेज द टैक्टाइल एबिलिटी, टैक्टाइल एबिलिटीज होता है व्हेन यू कैन टच समथिंग। टैक्टाइल एबिलिटीज जब मूर्त रूप में आप चीज़ों को सेंसेशन करते हैं, उनको फील करते हैं, आपके पास होती है, तो वो टैक्टाइल एबिलिटीज कहलाती है। ठीक है, सेंसेशनल एबिलिटी कह सकते हैं। ऑफ यंग चिल्ड्रन शुड बी अ पार्ट ऑफ द क्लासरूम बिकॉज, देखिए, अलॉन्ग विद प्रिंट बुक्स एंड ऑडियो बुक्स, ये सब जब फिजिकल रूम में होती हैं, बुक्स दैट एंगेज, जो बच्चों को एंगेज रखती हैं, दैट द टैक्टाइल एबिलिटीज ऑफ यंग चिल्ड्रन, जो उनकी ये एक सेंस में होती है ना। अब आप चीज़ें अगर मूर्त रूप में किसी क्लासरूम में बिल्कुल नहीं है, और आप सोचो कि आप भाषा सिखाना चाह रहे हो और आप केवल वर्बल उसको सिखा रहे हो, तो क्या ये इनफ होगा एक छोटे बच्चे के लिए? नहीं, जब तक कि फिजिकल रूप में चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। वही बात यहाँ पर हो रही है। यंग चिल्ड्रन शुड बी अ पार्ट ऑफ द क्लासरूम बिकॉज इट ब्रिंग्स वैरायटी टू द क्लास एंड चिल्ड्रन लव वैरायटी। नहीं, ये वैरायटी देता है और बच्चों को वैरायटी पसंद होती है, ऐसा नहीं है। किसी काम को किसी दूसरी चीज से जोड़ रहा है, वैरायटी से यहाँ को लिया। इट गिव्स ऑटोनोमी, ऑटोनोमी देता है टीचर को, टीचर ऑटोनोमी कभी नहीं दी जाती टीचर को। इट मेक्स बुक्स मोर एक्सेसिबल टू डाइवर्स लर्नर, दीज बुक्स विल नॉट ओवरली बर्डन अ टीचर। इसमें क्या कह रहा है? दीज बुक्स विल नॉट ओवरली बर्डन अ टीचर, टीचर के बर्डन को कम या ज्यादा करने से हमें क्या ही लेना देना है। देखिए, ये हो जाएगा इट मेक्स बुक्स मोर एक्सेसिबल। जब आपका फिजिकल वहां पर मटेरियल होगा, प्रिंट रिच मटेरियल होगा, तो ये मोर इजिली एक्सेसिबल होगा बच्चे के लिए, टू डाइवर्स लर्नर। बच्चे आराम से जाकर, भाई क्या लाइब्रेरी रखी जाती है, पुस्तकालय रखा जाता है ना, किसी भी क्लासरूम में पुस्तकालय मस्ट हो गया है, टीएलएम मस्ट हो गया है, प्रिंट रिच मटेरियल मस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चे को इजी टू एक्सेस हो, जाकर के आराम से वो जब चाहे तब उन चीज़ों को, एक फ्री कॉर्नर भी बना होता है, फ्री टाइम कॉर्नर, जहाँ पर उनको पढ़ सकता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे बच्चा उनसे कनेक्टिविटी फील करता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th टू रीड द स्टोरी क्विकली एंड देन पुट द 4 पिक्चर इन ऑर्डर। एक टीचर कहते हैं कि कहानी को पढ़िए और पुट द 4 पिक्चर इन ऑर्डर, और उसी कहानी जैसी थी, उसी कहानी के ऑर्डर में 4 पिक्चर को लगाइए।
द पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू, इस एक्टिविटी का पर्पज क्या है। देखिए क्या है, आप समझ गए ना, कहानी पढ़िए, फिर उस कहानी को प्रिंटेड 4 वो हैं कागज की, तो उनके अकॉर्डिंग उस कहानी को 4 जगह उनको चिपकाकर हमें बताइए। तो क्या हो जाएगा, अरेंज द पिक्चर कार्ड। क्या इसका उद्देश्य पिक्चर कार्ड को अरेंज करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई। पिक्चर कार्ड को अरेंज करने से क्या बेनिफिट मिल जाएगा, और मिल भी जाएगा तो वो इस क्लास में, हिंदी की क्लास में क्यों करवाएंगे ऐसा। ठीक है, चलिए देखते हैं। वो फाइन मोटर स्किल्स होगी उसमें करवा सकते हैं। गिव्स देम प्रैक्टिस टू रीडिंग फॉर द जिस्ट, गिव देम प्रैक्टिस टू रीडिंग फॉर द जिस्ट, रुक जाइए, गिव देम प्रैक्टिस इन रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रिवाइज द न्यू एंड डिफिकल्ट वोकैब्स के लिए बिल्कुल नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि वो कहानी के जिस्ट को, समरी को बच्चों द्वारा कहलवाना चाह रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं, वही चीजें। गिव देम प्रैक्टिस टू रीडिंग फॉर द जिस्ट, जिस्ट यानी समरी को बताने के लिए ये चीज करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड दिया गया है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस सारांश को आपको 4 उसमें कार्ड्स में करना है, तो इसलिए वो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ चिल्ड्रन हियर 2 लैंग्वेज स्पोकन अराउंड देम, यदि बच्चे अपने चारों ओर 2 तरह की भाषाएं सुनते हैं, दिस एक्सपोजर विल, इस तरह का जो एक्सपोजर उनके, जैसे आप किसी ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर अकेली एक भाषा, आपकी मातृभाषा नहीं बोली जाती बल्कि और एक भाषा बोली जाती है, तो इस तरह का अगर वातावरण है तो आपको वो क्या करेगा, पुट द चिल्ड्रन एट अ डिसएडवांटेज, उनको डिसवांटेज करेगा? नहीं। पुट द चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज, बिल्कुल करेगा एडवांटेज, कंफ्यूज नहीं करेगा, मेक एनी डिफरेंस नहीं करेगा, यही हो जाएगा, एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये बहुभाषिता की बात कर रहा है, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला है, अ बिग चैलेंज इन लर्निंग टू रीड इज, अ बिग चैलेंज इन लर्निंग टू रीड इज फाइंडिंग मोटिवेशन, पढ़ने में सबसे ज्यादा क्या है कि किस तरह से मोटिवेशन, किस तरह, देखिए क्या कह रहा है, अ बिग चैलेंज इन लर्निंग टू रीड इज फाइंडिंग मोटिवेशन, क्या चीज कठिन है, एक चैलेंज है कि मोटिवेशन को फाइंड आउट करना, एंड गुड चिल्ड्रंस लिटरेचर, और बच्चों के लिए अच्छे साहित्य को फाइंड आउट करना एक चैलेंज है, वास्तविक बात है ये। टू ओवरकम दिस चैलेंज, इस चैलेंज, इस समस्या से अगर आपको निजात पाना है तो आपको क्या करना चाहिए, टीचर शुड मोटिवेट देम टू रीड अ बुक एवरी डे एज होमवर्क, उनको होमवर्क देना चाहिए कि आप एक बुक रोज पढ़िए जाके। क्या आप होमवर्क देकर बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं, होमवर्क देंगे, होमवर्क हुआ, ड्रिलिंग हुआ, प्रैक्टिसिंग हुआ, इस मेमोराइजिंग हुआ, रोट लर्निंग हुआ, ये सब चीजें निगेटिव की ओर लेके जाते हैं। इनकरेज पेरेंट्स, पेरेंट्स को इनकरेज करें, क्यों भैया आपका काम क्या खत्म हो गया जो पेरेंट्स को इनकरेज करने के लिए आप बैठे हैं, तो पेरेंट्स का काम ये नहीं है, पेरेंट्स जो कर दें वो अच्छी बात है, बट आप ये नहीं है कि उनके लिए घर में स्मॉल लाइब्रेरी बनाओ। ठीक है, प्रोवाइड इजीली एक्सेसिबल चिल्ड्रंस लिटरेचर, प्रोवाइड करेंगे इजीली एक्सेसिबल चिल्ड्रंस लिटरेचर को टू मोटिवेट एंड जनरेट इंटरेस्ट इन रीडिंग, बिल्कुल सही है, हम ही प्रोवाइड उनको करेंगे एज अ टीचर कि उनको लिटरेचर मिल सके इजीली और वो उनको पढ़ करके कैसे हो, मोटिवेट हो। ठीक है, स्कूल अथॉरिटी वगैरह ये कुछ नहीं, लर्नर टू बुक फेयर, ये कोई मतलब नहीं है इसका। नेक्स्ट देखिए, टू एसेस रीडिंग स्किल्स एट प्राइमरी लेवल, रीडिंग स्किल्स का प्राइमरी लेवल पर अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं, अ लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस ऑन, तब एक भाषा शिक्षक को फोकस करना चाहिए किस चीज पे, आइडेंटिफाइंग द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट के लेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क? नहीं, पंक्चुएशन मार्क आप इस लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर पंक्चुएशन मार्क नहीं एनालाइज करेंगे। रीडिंग एट ए प्रॉपर स्पीड, स्पीड को भी नहीं करेंगे। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करेंगे, क्योंकि यही सबसे जरूरी होता है, जब समझ के साथ पठन होता है, इसी का मूल्यांकन किया भी जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज वन ड्यूरिंग विच, अ गुड स्पीकिंग एक्टिविटी होती है, इज वन वो होती है, ड्यूरिंग विच जिसमें क्या होता है, बोलने की जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है, टीचर एक्सप्लेन मोर, अधिक टीचर बोले, भाई अध्यापक अधिक बोलेगा या एक्सप्लेन भी करेगा तो क्या वो अच्छी, फिर तो वो लेक्चर मेथड बन जाएगा जाकर, जब टीचर अधिक बोलेगा जाके। लर्नर्स लिसन मोर, बच्चे अगर लिसन करेंगे तो फिर वो पैसिव लर्नर बन जाएंगे जाके, एक्टिव लर्नर कहाँ से रहेंगे। लर्नर्स टॉक मोर, बच्चे अधिक से अधिक बात करें, बात करने से मतलब है यहाँ पर डिस्कशन करें, अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करें, डाउट्स पूछें, उससे मतलब है, और यही इसका ऑप्शन
हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों नहीं है? पार्टिसिपेशन बाय आउट स्पोकन स्टूडेंट, जो बहुत ज़्यादा बोलने वाले बच्चे हैं उनका पार्टिसिपेशन इज द मैक्सिमम, ज़्यादा किया जाए। क्यों भाई ज़्यादा किया जाए? तो कम बोलने वालों को क्या चुप करा के बैठ जाओगे? गलत है। अगला है एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन अ टीचर डिवाइडेड द क्लास इनटू ग्रुप्स। किसके बिगिनिंग ऑफ द लेसन, लेसन के बिगिनिंग में ही टीचर ने बच्चों को ग्रुप्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। आस्क देम टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर, उनसे कहा कि एक इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर के बारे में क्या करिए? बात करिए, आर्टिकल के बारे में दैट दे हैड जस्ट रीड, जिसको उन्होंने अभी अभी पढ़ा है। दिस टाइप ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटी फॉर इनहेंसिंग, इस टाइप की जो स्पीकिंग एक्टिविटी होती है वो क्या इनहेंस करने के लिए होती है? देखिए यहाँ टीचर ने बच्चों से कहा, ग्रुप में डिवाइड कर दिया और कहा आपने जो न्यूज़पेपर में कोई नया आर्टिकल अभी अभी पढ़ा हो उसके बारे में क्या करिए? उसके बारे में बातें करिए। तो इस तरह की जो एक्टिविटी हो रही है वो क्या कहलाएगी? ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस के लिए है, कंट्रोल्ड ओरल प्रैक्टिस के लिए, गाइडेड ओरल प्रैक्टिस के लिए, या एक्टिव लिसनिंग? देखिए लिसनिंग तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर बच्चे बात करेंगे, ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस के लिए। बाकी कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस क्या होती है? जब टीचर बैठकर बताता है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पर हमने शायद इसकी एक वो लगा भी रखी है, देखिए जरा, ये है, ये कंट्रोल्ड ओरल प्रैक्टिस है, जहां पर आई लाइक अ फ्रूट यहाँ पर इन्होंने लिख दिया। तो आई लाइक फ्रूट, तो यहाँ बताइए आई लाइक कौन सा फ्रूट? तो फ्रूट के नाम आपको बनाना, आई लाइक एप्पल, आई लाइक बनाना। तो ये कैसी होगी? कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस होगी। टीचर यहाँ कंट्रोल कर रहा है, ड्रिल्स करा रहा है, एक्यूरेसी पे जोर दे रहा है यहाँ पर। ये जो आजकल स्कूलों में होता है, जितने भी ये कॉन्वेंट टाइप के स्कूल होते हैं वहाँ पर यही होता है, वो बच्चों से वही करवाते हैं जो उनको लिखवाना होता है, वहाँ छूट नहीं होती है खुली। दूसरा देखिए गाइडेड ओरल प्रैक्टिस, गाइडेड ओरल प्रैक्टिस क्या होती है कि शैल वी गो टू द पार्क, क्या हमें पार्क चलना चाहिए? यस दैट साउंड गुड। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गाइडेड ओरल प्रैक्टिस में क्या होता है कि कुछ सपोर्ट टीचर देता है और उसके हिसाब, कंट्रोल नहीं होता है, सपोर्ट होता है, टीचर का सपोर्ट होता है और कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए होते हैं। प्रॉम्प्ट्स का मतलब होता है आपको बताया जाता है कि आज पिकनिक के ऊपर बात करनी है, तब आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बताया जाएगा, आप बताइए आपको क्या बात करनी है, आप करिए बात। तो यहाँ थोड़ा सा गाइडेंस मिलता है, जबकि यहाँ कंट्रोल होता है। और दूसरा ये है ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस, जहाँ पर जैसा अभी हमने बताया पूरी तरह स्वतंत्रता के साथ बच्चे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लिंग्विस्टिक कंपिटेंस इनेबल लर्नर टू, लिंग्विस्टिक जो कंपिटेंस होता है वो लर्नर्स को इनेबल करता है, किस चीज में इनेबल करता है? डिफरेंशिएट ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इनकरेक्ट, ग्रामर को करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं, बिल्कुल गलत है। स्पीक फ्लुएंटली इवन इफ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, वो फ्लुएंटली बोलें भले ग्रामर रूप से वो चीज़ गलत हो, नहीं। लिंग्विस्टिक कंपिटेंस केवल एक पहलू पे जोर नहीं देगी क्योंकि यहाँ तो मात्र बोलने की बात हो रही है। नो हाउ एंड व्हेन टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए कब और कैसे भाषा का सही तरह से यूज किया जाए। तो यहाँ पर ना तो केवल लिखने की बात हो रही है, ना पढ़ने की, ना बोलने की, यहाँ ओवरऑल लैंग्वेज की बात हो रही है और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लिंग्विस्टिक कंपिटेंस से मतलब भाषा के चारों पहलुओं से होता है, ठीक है, LSRW, ठीक है, चारों से होता है, तो वही यहाँ पर हो रहा है, यही ऑप्शन सही भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एट प्राइमरी लेवल अ टीचर जनरली मोटिवेट्स लर्नर, प्राइमरी लेवल पर जो होता है वो टीचर मोटिवेट करता है लर्नर्स को फॉर कलर करिए, ड्राइंग बनाइए। इससे क्या होता है? अब बच्चों को क्यों ये चीज़ें दी जाती हैं कलर और ड्राइंग के लिए? तो डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल्स, देखिए दो तरह की हमारी स्किल्स होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जिसमें हमें परफेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लिखना, बटन करना, ड्राइंग बनाना, तो सर्जरी करना, ये सब फाइन मोटर स्किल्स का काम होता है, जहाँ पर बहुत ही ध्यान और बॉडी के माइंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन की, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरा होती है ग्रॉस मसल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी आती है, जैसे जितने भी ये गेम्स स्पोर्ट खिलाड़ी होते हैं, इसके अलावा आपके जिम्नास्ट होते हैं, तो ये सब कैसे होते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स वाले होते हैं, चलना कूदना दौड़ना, है ना, स्पोर्ट खेलना, ये सब आता है, तो यही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे हैव, चिल्ड्रन जो होते हैं लैंग्वेज को मोस्ट इफेक्टिवली जो है सीखते हैं जब उनके पास होता है अ प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, एक ऐसा टीचर जो प्रोफिशिएंट हो लैंग्वेज टीचर, अ गुड टेक्स्ट बुक, एक अच्छी टेक्स्ट बुक हो, इनहिबिशन या मोटिवेशन, आपको अच्छी तरह से पता है विदाउट मोटिवेशन वी कैन डू नथिंग इन आवर लाइफ, ये नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, इन एवरी फील्ड इफ वी डोंट हैव मोटिवेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो मोटिवेशन इज मस्ट,
and it's not only external motivation, it must be internal motivation. It should come within yourself. आपके अंदर से आनी चाहिए वो मोटिवेशन। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेशन, एक अच्छा टीचर मिल जाएगा, फिर भी क्लास में 30 बच्चे होते, 30 अच्छे नहीं हो पाते हैं, चाहे जितना अच्छा टीचर बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। टुडे राजू इज वेरी हैप्पी एज ही इज गोइंग टू स्कूल। राजू बहुत खुश है क्योंकि वो स्कूल जा रहा है। ही इज द फर्स्ट फ्रॉम हिज फैमिली। वह अपने परिवार से पहला है जो स्कूल जा रहा है, पहला है जो स्कूल जा रहा है। नन इन हिज फैमिली नॉट इवन हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स तक भी नहीं, हैड एवर बीन एनरोल्ड इन स्कूल। सीधी सी बात है कि राजू स्कूल जा रहा है, इससे पहले उसके पूरे खानदान में कोई स्कूल नहीं गया है, तो वो अपने स्कूल जाने को क्या बोलेगा, फर्स्ट जनरेशन स्कूल बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, वाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक, एक टॉपिक दिया है पोल्यूशन, पोल्यूशन पर लेसन प्लान बनाते समय, पोल्यूशन पर लेसन प्लान बनाते समय व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप, आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए। बात हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पोल्यूशन, बट अगर आपको कुछ भी, इफ यू वांट टू टीच एनीथिंग यू मस्ट हैव सम गोल्स, आपके पास कुछ गोल्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्टिव वी कैन नॉट टीच एनीथिंग टू अवर स्टूडेंट्स। तो बिना ऑब्जेक्टिव के हम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है किसी भी काम का, वो उद्देश्य होता है, और यही हो जाएगा। इसके बाद ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, प्रस्तावना प्रश्न है, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहला होता है कि हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यू वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ए विलेज वेयर एवरीबडी स्पोक हिंदी। आप ऐसी जगह पले बड़े हैं जहां पर हर कोई क्या बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, हर कोई हिंदी बोल रहा है। एंड यू टू बिगिंस यूजिंग दिस लैंग्वेज, आप भी हिंदी बोलने लगते हैं। विदाउट गोइंग टू स्कूल, आप किसी स्कूल में नहीं गए फिर भी। लेटर व्हेन यू वेंट टू स्कूल यू स्टडीड इंग्लिश, बाद में जब आप स्कूल जाते हैं आप इंग्लिश पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, एंड उर्दू भी पढ़ते हैं। नाउ यू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, अब आप अंग्रेजी भी बहुत फ्लुएंटली बोलने लगे। नाउ विच इज योर फर्स्ट लैंग्वेज। Even you know many languages, but still your first language will be Hindi, because this language, here we can see you born and you brought up in a village where everybody spoke Hindi, and you too began using this language without going to any school. When you learn language without any proper practice or any proper effort, it comes naturally, subconsciously, then it is your first language, whichever is, but it is your first language. So here his first language is Hindi. Now we have completed 50 questions, and I hope your study must be going on well regarding other section also, pedagogy, maths and CDP. तो आपसे यही कहना चाहेंगे, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हमने पहले भी बताया, बीच में भी बताया था, क्योंकि आपकी यूपी टेट आने वाली है, सुपर टेट आने वाली है, उसके लिए आपको बहुत ही जेन्युइन कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा। और दूसरा ये, इसमें जो अभी सी टेट में अगर कोई आगे भी बैठेगा तो उसके लिए भी बहुत कुछ आगे मिलेगा। तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और लाइक कर दीजिए सेशन को, कमेंट भी कर दीजिए कुछ और चाहिए ही नहीं है 1-2 दिन में। तो देखते हैं फिर उसमें क्या हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।